नमस्कार। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि डॉलर के पर कटने लगे हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की पस्ती का सफर जारी है और मजीद ₹1.28 सस्ता होकर डॉलर ₹171.50 का हो गया है। 2 रोज में डॉलर की कीमत में ₹3.5 से जायद कमी आ चुकी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद से। शेराज अहमद, आगाह कीजिएगा, डॉलर की ऊंची उड़ान अब थमने लगी है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो मुंह के बल आ गिरा है और आज ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर गिरावट का शिकार हुआ था और इस वक्त तक इंटरबैंक शेराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। इस हवाले से डॉलर के पर कटना शुरू हो गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की पस्ती का सफ़र जारी है और मजीद ₹1.28 सस्ता होकर ₹171.50 का हो गया। 2 रोज़ में डॉलर की कीमत में ₹3.5 से जायद कमी आ चुकी है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं जहाँ पर डॉलर के पर कटना शुरू हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे शेराज अहमद, आगाह कीजिए करेंगे जी शेराज अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है मुंह के बल आ गिरा है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सस्ता होना शुरू हुआ था और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.28 सस्ता होने के बाद ₹172 की सतह से नीचे आ चुका है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹171.50 का हो चुका है। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹3.5 जो है वो सस्ता हो चुका है। इस हवाले से डीलर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब की खतीज रकम जो है वो स्टेट बैंक को मिलने की खबरों के बाद डॉलर की तलब में तेजी से जो गिरावट है वो देखी गई है और तलब और रसद का फर्क कम हो जाने की वजह से डॉलर जो है वो सस्ता होना शुरू हो चुका है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में डॉलर मजीद सस्ता होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेराज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। FATF ने पाकिस्तान को 12 शोबों की निगरानी सख्त करने का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक कीमती धातुओं की खरीदो फरोख्त की निगरानी करने, सोने की इम्पोर्ट और जेवरात की एक्सपोर्ट का कस्टम डाटा फराहम करने का कहा गया है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के आदाद शुमार भी मांगे गए हैं। फारफ ने अदालतों में चलने वाले तमाम इंसदादे दहशतगर्दी के केसेस की टाइमलाइन भी तलब की है। तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम, काफ़ी अहम जो मामलात हैं उन पर FATF ने तफसीलात मांगी हैं। जी, ये समझिए कि पाकिस्तान में होने वाली, पाकिस्तान से बाहर जाने वाला माल या पाकिस्तान के अंदर आने वाला या माल या पाकिस्तान के अंदर बिकने वाला माल, उन सब की निगरानी जो है वो शुरू हो गई है और इसमें टॉप पे है प्रॉपर्टी, गोल्ड, कीमती पत्थर। इसके अलावा जो ऑडिटर्स हैं, जो ऑडिट करते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने किसको कितना मुनाफा कमा के दिया। इसके अलावा जो मुतालबात टेरर फाइनेंसिंग के जिम्मन में हैं, उसमें यह है कि अदालतों में जो केस चल रहे हैं उनमें आपने जो सबूत फराम किए हैं, उन सबूत की जो कार्रवाई हुई है उसका अपडेट भी दिया जाए, क्योंकि ये लोग तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए। इन रकूम और जो रकूम बाहर से आती हैं उनकी तफसीलात, तरीकाकार, सारा कुछ तारीखों के साथ जमा कराया जाए। प्रॉपर्टी सेक्टर में दाखिल होने वाले जो नए सरमायाकार हैं उन पर भी अपडेट दिया जाए कि ये कब दाखिल हुए, इन्होंने कितना पैसा लगाया, कौन से मंसूबे चला रहे हैं और इनकी कमाई क्या है। ये सारा माल जो है FATF के मुताबिक ये इसमें से बहुत सा माल जो तकरीबी फाइनेंसिंग है उसमें जाता है, लिहाजा इन पर निगरानी सख्त की जाए और हर जो नया सरमायाकार है उसका प्रोफाइल पेश किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया इकराम होती आगाह कर रहे थे। फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ पर मबनी बयानिया आश्कार हो चुका है। मुशीर बराए क़ौमी सलामती मोईद यूसुफ ने सेमिनार से खिताब किया। बोले, हमें सोचना चाहिए हमारी बात ज़्यादा कैसे सुनी जाएगी। पाकिस्तान से वापसी पर अमरीकी शख्सियात का पाकिस्तान से मुतल्लिक नज़रिया मुस्बत होता है। And narratives always have to reflect reality. Here is the difference, and I'm going to be candid, between how we approach narratives and how some other countries, specifically I have in mind our eastern neighbor, has approached narrative building. Our model is to project our rightful reality to the world. Their model is to create a whole global network of fake news to malign others. And Pakistan, of course, being the principal target, we've seen in the EU Disinfo Lab report last year that was the first time I really truly realized that Pakistan
has a real positive story to tell the world. You know, I was in Washington, the former ambassadors sitting here, and they will probably recall, I always used to say that when you have somebody from Washington come to Pakistan physically, and when they return to Washington and you talk to them, there are changed perspectives about Pakistan. They go thinking things which are very negative, which are far away from reality. When they come back, they say, oh well, my eyes have opened up. कराची में लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट और सिंध हुकूमत के अहकामात नज़रअंदाज कर दिए। ज़राए के मुताबिक मंगू पीर में 106 एकड़ सरकारी ज़मीन सरमायादारों के हवाले कर दी और अफसरान ज़मीनों की गैर कानूनी तौर पर NOCs जारी कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद का तफसीलात आगाह करेंगे फ़रीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रीद आलम, आगाह कीजिएगा, कराची में लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट और सिंध हुकूमत दोनों के अहकामात नज़रअंदाज कर दिए हैं। जी बिल्कुल, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान भी जो है KDA और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की तरह जमीनों की बंदरबाट में मसरूफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सरकारी जमीनों की NOC ट्रांसफर और आज़ादी के इस्तेमाल पर की तब्दीली पर पाबंदी आयद कर दी थी, मगर जो है 2019 में जो है सरकारी जमीन की NOC चेंज ऑफ लैंड यूज और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है ज़िया गरबी जो है इसकी सरकारी जमीन किसी प्राइवेट सोसाइटी को नहीं दी जाएगी। सिंध गवर्नमेंट के ये सब अहकाम थे, लेकिन LDA के अफसरान ने तमाम जो अहकाम है सुप्रीम कोर्ट के, सिंध गवर्नमेंट के, इनको जो है हवा में उड़ा दिया और अपने ज़ाती मफादात के खातिर 2020 और 21 में दिया हल्कानी मंगो पीर में 72 एकड़, 32 एकड़ और 2 एकड़ जमीन जो है सरकारी जमीन का सर्वे मुकम्मल करके एक प्राइवेट इन्वेस्टर के हवाले कर दी हैं। इस संबंध में जब हमने उन काम से बात किया कि क़वानीन के खिलाफ आपने जो ये चीज़ें दी हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, तो वो कोई अफसर इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत के बाद सरकार जो सियासी शख्सियात है उनके दबाव पर जो है मंजूर नज़र अफराद को ये जो कीमती जमीन जो है कोड़ियों के मोल दी गई है, जबकि 2019 के अंदर जो है सख्ती से इस पर बैन लगा दिया गया था कि किसी भी किस्म की कोई भी जमीन का इस्तेमाल जो उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, किसी को NOC जारी नहीं की जाएगी। लेकिन सिंध हुकूमत के मातहत इदारे MDA, KDA और LDA में बड़े पैमाने पर जो है जमीनों की बंदरबाट का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़रीद आलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, गलत कवानीन परेशानी का बायस बनते हैं। मुल्क कहाँ जा रहा है किसी को परवाह नहीं है। निज़ाम और आइन से बाहर निकल कर काम करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। वो कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब कानून गलत बनाए जाते हैं, बदनीयती से बनाए जाते हैं, तो उसका असर अदल के निज़ाम पर होता है कि मुल्क जा कहाँ रहा है। किसी को परवाह है? हुक्मरानों को तो परवाह नहीं है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, कोई नारे नहीं लगेंगे। जो हुकूमत की नाकामियाँ हैं वो महंगाई की सूरत में अवाम के सामने आती हैं। सिर्फ पिछले 4 महीने में 15% जो है वो रुपया कमज़ोर हो गया और उसका असर आप महंगाई में देखते हैं। तो आज अवाम ये जान चुके हैं कि अगर मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे, फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए रहनुमा पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो गए। ज़राए के मुताबिक सैयद खुर्शीद शाह के अपोजिशन जमातों के अहम रहनुमाओं से राब्ते, अपोजिशन जमातों से माजी भुलाकर हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद की अपील। सैयद खुर्शीद शाह ने हुकूमत गिराने के लिए अहम तजावीज़ भी पेश कर दी। तजावीज़ दी गई कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एक नकाती एजेंडे पर इकट्ठी हों, हुकूमती इत्तेहादियों को साथ में लाकर इन हाउस तब्दीली लाई जाए, चंद माह के लिए मुश्तरका हुकूमत बनाए जिसमें इलेक्शन इस्लाहात लाई जाएँ, कामयाबी की सूरत में असम्बलियाँ ख़त्म करके मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अपोजिशन कायदीन की अक्सरियत ने खुर्शीद शाह की तजावीज़ पर इत्तफाक किया है। बात करते हैं डेंगू मच्छर की। जुड़वा शहरों के डेंगू मच्छर के हमले मुसलसल जारी हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजीद 196 अफराद के डेंगू टेस्ट मुस्बत आ गए हैं, जिसके बाद जुड़वा शहरों में डेंगू के मुस्बत केसेस की तादाद 5602 हो गई है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
دیہी इलाकों में 63 जबकि अर्बन एरिया से 58 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में इस वक्त 3,327 अफराद डेंगू का शिकार हैं। डेंगू से अब तक 11 अफराद जाँ बहक हो चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 75 मरीज रावलपिंडी के अलाइड अस्पतालों में दाखिल हुए। होली फैमिली में 45, बेनज़ीर अस्पताल में 18, DHQ अस्पताल में 12 मरीज लाए गए हैं। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 2,275 हो चुकी है। 9 मरीज तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज हैं। पंजाब में डेंगू मच्छर का फैलाव रुक न सका। 24 घंटे के दौरान डेंगू बुखार के मजीद 2 मरीज चल बसे, जबकि मजीद 539 अफराद के डेंगू टेस्ट मुस्बत आ गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, लाहौर से हमारी नुमाइंदा सादिया निसा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया निसा, ताज़ा तरीन आदाद शुमार के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में डेंगू के वार जारी है, लेकिन लाहौर शहर में तो डेंगू जो है बहुत ज़्यादा आया हुआ है। पूरे पंजाब का डेंगू एक तरफ और लाहौर शहर में डेंगू केसेस की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। सुबह पंजाब की बात की जाए तो कल 539 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 423 केसेस सिर्फ लाहौर शहर में रिपोर्ट हुए हैं। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे आज जो सस्पेक्टेड केसेस आए हुए हैं, चेकअप करवा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपना CBC लेने आए हुए हैं, कुछ लोग अपनी जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, बुखार है, वो चेकअप करवाने आ रहे हैं। तो तकरीबन ये खचाखच भरा हुआ है। सुबह भर में 12,000 केसेस हैं, जबकि लाहौर शहर में 8,000 से केसेस तजावज़ कर चुकी हैं। तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि अगले 15 दिन जो है वो आप एहतियात करें, ताकि कम से कम जो है वो डेंगू के केसेस सामने आए, लोग खुद भी एहतियात करें और लार्वा को अपने इर्द गिर्द खुद भी तल्फ करें। जी शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के नस्ला टावर को मिसमार करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इमारत अभी भी मौजूद है। नस्ला टावर को वहां के मकीनों से भी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं करवाया जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद बेग। शाहरा फैसल और शाहराए कायदीन के संगम पर कायम बुलंद उबाला इमारत नस्ला टावर गिराने की डेडलाइन खत्म होने के करीब। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को पीर को हुक्म दिया था कि नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराया जाए। इमारत की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक काटने का भी हुक्म दिया गया था। पीर से अब तक ये हुआ कि सुई सदरन गैस कंपनी ने इमारत की गैस लाइन काट दी। कमिश्नर कराची ने बिल्डिंग को गिराने के लिए इश्तेहार भी जारी कर दिया। मकीन सूरत हाल से परेशान है। कुछ मकीनों ने जरूरी सामान भी मुंतकिल कर दिया। ताहम अब भी बड़ी तादाद में मकीन फ्लैट्स में रिहाइश पजीर हैं। कहते हैं बिल्डर इनकी रकम वापस करे, लेकिन बिल्डर मंजर आम से बिल्कुल गायब है। बिल्डर के थोड़े से लालच ने मकीनों की जिंदगी भर की जमा पूंजी दाव पर लगा दी है। लीज शुदा जमीन 780 गज थी, जबकि बाद में 341 गज जमीन मंसूबे में शामिल की गई, जिसकी वजह से अब पूरी रिहायशी इमारत गैर कानूनी करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को हुक्म दिया था कि नस्ला टावर 1 हफ्ते में गिरा दिया जाए। 1 हफ्ता इतवार को पूरा हो जाएगा। अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। कराची में नस्ला टावर को डेडलाइन गुजरने के बावजूद सील न किया जा सका। नस्ला टावर को गुज़िश्ता रात 12 बजे सील किया जाना था। कुछ मकीन अब भी नस्ला टावर में मौजूद हैं। कमिश्नर कराची ने इमारत को गिराने के लिए कंपनियों से दरखास्तें तलब कर रखी हैं। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है, वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फयाज यूनस। जी फयाज यूनस, बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से क्या मुकम्मल तौर पर अब तक इस टावर को खाली नहीं कराया गया? देखिए बिल्कुल शाहरा फैसल पे ये नस्ला टावर है, जिसको खाली कराने के लिए अदालती अहकामात हैं कि इसको जल्द अज जल्द खाली कराने के बाद इसको मसमार किया जाए। लेकिन ताहाल इस 16 मंजिला इमारत में जो है 10 मंजिल पर जो फ्लैट्स बने हैं उनमें अभी भी फैमिलीज़ मौजूद हैं जो ताहाल ये फ्लैट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तमाम तर फैमिलीज़ का यही कहना है कि अदालत अपने फ़ैसले पर नजर सानी करे, जबकि ये फैमिलीज़ का भी कहना है कि बिल्डर से हमारे पैसे दिलवाए जाएँ ताकि हम मुतबादिल रिहाइश खरीद कर यहाँ से मुंतकिल की जा सके। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो फ्लैट्स हैं इसकी गैस, बिजली और पानी की लाइनें जो है मुनक़ता कर दी गई हैं। कल रात 12 बजे तमाम तर फ्लैट्स को सील करने के बाद ये इसको क्लियर करना था और इसको गिराने का अमल शुरू कर देना था, लेकिन ताहाल ज़िला इंतज़ामिया तमाम तर अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जो फैमिलीज़ अंदर मौजूद हैं उन्हें टाइम दिया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द वो अपना तमाम तर सामान यहाँ से मुंतकिल करें, जिसके बाद इस इमारत को मसमार करने का अमल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अखबारों में इश्तिहार भी दिया गया था ताकि जो माहिरीन की टीम है वो ज़िला इंतज़ामिया और DCE से रब्ता कर सके ताकि जो इस इमारत को मसमार करने के जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जल्द अज जल्द मसमार किया जा सके। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं ना ही यहाँ पर हमें ज़िला इंतज़ामिया को फ़र्द नज़र आ रहा है, ना ही यहाँ पर हमें यूनियन और ना ही यहाँ पर कोई बिल्डर का फ़र्द दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम पुलिस और उनके साथ जो यहाँ के रिहायशी अफराद हैं वो मौजूद हैं और रिहायशी अफराद का ये कहना है कि वो किसी सूरत इन फ्लैट्स को नहीं छोड़ेंगे। जी
رہائشی افراد یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کسی صورت ان فلیٹس کو اور اس عمارت کو نہیں چھوڑیں گے. شکریہ آپ کا فیاض یونس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و ستم کی داستان کی تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کہا کہ بھارت جموں کشمیر میں ہار چکا ہے. بہت جلد بھارتی حکومت کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ دنیا بھر میں اپنا جمہوری تشخص کھو چکے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان. غیر قانونی بھارتی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قبضے کے 72 سال مکمل ہونے پر 27 اکتوبر کی مناسبت سے پاکستانی ہائی کمیشن میں تصویری نمائش اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا. نمائش میں پاکستانی کمیونٹی رہنما مشتاق لاشاری، پاکستان پیپلز پارٹی لندن کے صدر میاں سلیم، سلاؤ کے میئر چودھری نذیر احمد، سابق میئر ہونسلو نثار ملک سمیت کمیونٹی کی دیگر نمایاں شخصیات نے شرکت کی. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے تصویری نمائش میں بھرپور شرکت کی گئی اور شرکا نے بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی. نمائش میں بھارتی فوج کے نہتے کشمیریوں پر حملوں کی تصویروں میں عکاسی کی گئی. شرکا کی جانب سے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا گیا. پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. ان کا کہنا تھا کہ تصویری نمائش کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. یوم سیاق کے سلسلے میں یہاں پر ایمبیسی میں ہائی کمیشن میں ایگزیبیشن کا فوٹو ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے. آج کے دن 74 سال پہلے جیسے کہ اگین آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے جموں اور کشمیر پہ اپنے غاصبانہ قبضہ انہوں نے جمایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو وہاں کے کشمیری جو تھے ان کو کس طریقے سے ریاستی ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. انفارچونیٹلی وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، بلکہ 5 اگست 2019 کے بعد اس سلسلے میں اور بھی تیزی آ گئی ہے. سو آج ہم نہ صرف اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. تقریب کے شرکا نے بھی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا. جو کشمیری ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، جس طرح وہ ابھی بھی اپنی آزادی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دبائی نہیں جا سکے گی اور یہ خون ہے وہ ڈیفینیٹلی رنگ لائے گا انشاءاللہ. وہ ایک محبوس اور ایک جیل میں رہ رہے ہیں 8 ملین لوگ، اور ہم اس وقت ہندوستان کو اور ایک ایسی ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ ہندوتا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو شاید تاریخ میں کبھی نہ دیکھی ہو. لیکن یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ آکوپائی کر سکیں کسی نیشن کو. میں اپنی طرف سے اور یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم کسی قیمت پر بھی کشمیری بھائیوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. ہم ہر وقت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. جیسے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ، اور یہ قبضہ کبھی بھی ان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، اور ہم پاکستانی آخری وقت تک کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں گے. پاکستانی ہائی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق ملے گا. بھارتی حکومت کے پاس اتنی جرت نہیں، لیکن پھر بھی اس کا حل ضروری ہے. پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی مدد کی ہے، اور مدد اور حمایت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاح کے موقع پر قونصلیٹ آف پاکستان بریڈ فورڈ میں احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ممبران برطانوی پارلیمان، لوکل کونسلرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں وقار بابر. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاح کے موقع پر قونصلیٹ آف پاکستان بریڈ فورڈ میں احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے یوم سیاح کی مناسبت سے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. قونصل جنرل ابرار حسین خان نے تقریب کے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے 7 دہائیوں سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں
वहाँ मौजूद जालिम भारतीय फौज निहत्ते और मासूम कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रही है, लेकिन फिर भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में कामयाब नहीं हो रही। आज 27 अक्टूबर है, ब्लैक डे है। इस दिन जनाब इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस श्रीनगर में दाखिल हुई थी और जो आज़ादी की तहरीक थी उसको कुचल दिया था, और तब से 70 सालों से 75 सालों से जुल्म और जबर का एक तूफ़ान है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। कश्मीरियों के हकूक़ पे जो हिंदुस्तान ने 70 साल से डाका डाला हुआ है, ये हकूक़ लेने के लिए और कितनी जानों का हम नजराना पेश करेंगे और कितनी नस्लों को हम जो है इतना सफ़र करेंगे। हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उसको होश के नाख लेने चाहिए, लेकिन यहाँ आर्टिकल 35 को रिवोक करके वो कश्मीरियों के जो हकूक़ हैं, कश्मीरियों की जो शनाख्त है उसको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। ये आज का दिन हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि किस तरह से हिंदुस्तान की फ़ौज ने कश्मीर के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया, और हर साल हम दुनिया को इस चीज़ की याद दिलाते हैं कि हम भूले नहीं हैं कश्मीरियों का हक जो उनके ऊपर ज़्यादती हुई है, उसके लिए आवाज़ उठाई है। हम शेफील्ड से काफ़ी और लोग भी आए हैं, काफ़ी दूसरे जगहों से, और मेन मकसद यही है